हेलो फ्रेंड्स, माय साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स और इसमें यूनिट सेकंड तक हम देख चुके हैं और आज हम देखते हैं यूनिट थर्ड, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज। तो दोस्तों, आपने केंद्रीय बल के बारे में पढ़ा होगा कि केंद्रीय बल क्या होता है। वे बल जो दूरी r पर निर्भर करते हैं केंद्रीय बल कहलाते हैं। इसके लिए आपने रिलेशन भी देखा होगा कि जो केंद्रीय बल होते हैं F समानुपाती होते हैं r की घात n प्लस माइनस r कैप के। ये फिर दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि r की घात n प्लस माइनस r कैप के। यानी कि दोस्तों यदि मैं लिखूँ कि F इक्वल टू एफ आर, यानी कि केंद्रीय बल वे बल होते हैं जो दूरी r पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों इस यूनिट में हम देखेंगे केंद्रीय बलों के अधीन किसी जो कण की गति है उसका क्या समीकरण होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कण की गति का समीकरण। तो दोस्तों जनरली हम ये मान लें कि कोई कण है वो केंद्रीय बलों के अधीन गति कर रहा है, यानी कि जो केंद्रीय बल है दूरी r पर निर्भर करते हैं, तो उस कण की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष वो r दूरी पर स्थित है और केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति का समीकरण। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत कोई कण गतिशील है और वो इस प्रकार से है कि उसकी जो मूल बिंदु है उससे जो स्थिति इस प्रकार है कि यहाँ से वो r दूरी पर स्थित है और दोस्तों केंद्रीय बलों के अधीन है। तो यहाँ हम इसके ध्रुवीय निर्देशांक लेते हैं कि जो बिंदु P है उसकी स्थिति है पी आर थीटा के, यानी कि यहाँ हम इसके ध्रुवीय निर्देशांक ले रहे हैं। तो दोस्तों ये कण इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है और ये है मेरा थीटा के इस डायरेक्शन में। तो दोस्तों यदि मैं मान लूँ कि बिंदु P के जो ध्रुवीय निर्देशांक क्या है r और थीटा है। r क्या है इसकी कण की मूल बिंदु O के सापेक्ष दूरी या स्थिति है। तो दोस्तों केंद्रीय बल क्या होते हैं कि वो किसी गतिशील बिंदु की स्थिति पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों मैं ये मान लेता हूँ कि इसके निर्देशांक क्या होंगे। ये मेरा बिंदु है P और ये मैं मान लूँ O और इसको नाम दे दूँ A। तो दोस्तों ये दूरी है R, ये एंगल है थीटा। दोस्तों ये x अक्ष पे दूरी होगी x और ये होगी y। दोस्तों x के लिए निर्देशांक और y के लिए इसके लिए निर्देशांक क्या होंगे। तो चूँकि P क्या है R थीटा ध्रुवीय निर्देशांक है। तो दोस्तों x इक्वल टू यहाँ से यदि मैं कोस थीटा का मान निकालूंगा तो दोस्तों क्या आएगा, ये कोस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर। ऐसे दोस्तों y के लिए निकालूं तो y के लिए आएगा r साइन थीटा। अब दोस्तों ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1 और 2 और मेरे को गति का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले मैं समीकरण 1 का t के सापेक्ष क्या करूँगा, अवकलन करूँगा। तो दोस्तों समीकरण
एक का टी के सापेक्ष अवकलन लेने पर। तो सबसे पहले समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन लेने पर, यानी कि इसका अवकलन ले रहा हूं मैं टी के सापेक्ष, यानी कि dx अपॉन में dt इक्वल टू, अब दोस्तों ये है r और ये है cos थीटा। तो दोस्तों एक बार मैं क्या करता हूं, r को अवकलन करता हूं और cos थीटा को मैं कांस्टेंट रखता हूं, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा dr अपॉन में dt इंटू cos थीटा। इसके बाद दोस्तों मैं r को कांस्टेंट रखूँगा और cos थीटा का अवकलन लूँगा। तो दोस्तों cos थीटा का क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा। और दोस्तों थीटा का क्या आएगा, डी थीटा अपॉन में डी टी। तो दोस्तों समीकरण आ गई मेरे पास 3। अब दोस्तों ये आया मेरे पास वेग के लिए समीकरण आ रही है। ये स्थिति थी, dx अपॉन dt निकाल दी। अब मेरे को आगे निकालना है त्वरण, इसलिए मैं क्या करूँगा, इस समीकरण का एक बार फिर से आगे अवकलन करूँगा। तो दोस्तों समीकरण 3 का पुनः अवकलन कर रहा हूँ। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। तो दोस्तों इसका अवकलन कर लेते हैं। d2x अपॉन में dt का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ dr अपॉन में dt डॉट क्या है, कोस थीटा। तो सबसे पहले मैं इसका अवकलन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। dr अपॉन dt का d2r अपॉन में dt का स्क्वायर इंटू कोस थीटा एज ए टीज। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस अब मैं जो dr अपॉन में dt है इसको मैं रख रहा हूँ एज ए टीज, यानी कि dr अपॉन में dt को मैंने रखा ऐसे के ऐसे। अब दोस्तों मैं कोस थीटा का अवकलन कर रहा हूँ। कोस थीटा का अवकलन क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा, यानी कि ये माइनस साइन थीटा। और दोस्तों थीटा का क्या आएगा, डी थीटा अपॉन में डी टी। ठीक है दोस्तों, ये स्टेप कंप्लीट। इसके बाद इसमें दोस्तों मेरे पास 3 पद है, साइन थीटा आर और डी थीटा अपॉन में डी टी। तो दोस्तों कोई से भी मैं 2 पद ले लूँ, इसका मान लो इसका अवकलन कर लूँ और इन दोनों को कांस्टेंट रख लूँ, या फिर मैं इसका अवकलन ले लूँ इन दोनों को कांस्टेंट रख लूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं साइन थीटा को एज ए टीज रख लेता हूँ, यानी कि माइनस, अब मैं यहाँ से साइन थीटा और ऐसा कर लेता हूँ, मैं इसको ये लिख लेता हूँ r इंटू साइन थीटा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इन दोनों को रख रहा हूँ कांस्टेंट और r का अवकलन ले रहा हूँ। तो r का आएगा dr अपन में dt और ये साइन थीटा इंटू डी थीटा अपन में dt। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट होगा माइनस, मैंने इसका किया, इन दोनों को कांस्टेंट रखा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, साइन थीटा का ले लेता हूँ और इन दोनों को कांस्टेंट रख लेता हूँ, यानी कि ये r डी थीटा अपन में dt को मैंने ऐसे कैसे रखा। दोस्तों साइन थीटा का क्या आएगा, कोस थीटा, और थीटा का क्या आएगा, डी थीटा अपन में dt, यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r और डी थीटा अपन में dt का होल स्क्वायर, यानी कि r और डी थीटा अपन में dt का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद माइनस, दोस्तों मैंने इसका अवकलन ले लिया, इसका अवकलन ले लिया, अब मैं लूँगा इसका, यानी कि माइनस, और r साइन थीटा को मैं कांस्टेंट रख लेता हूँ और डी थीटा अपन में dt का अवकलन करता हूँ।
तो दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन में डी टी का डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी का होल डी टी स्क्वायर। तो दोस्तों ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है 4। इसके बाद दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास इक्वेशन 2 थी, वो थी y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं उसका फर्स्ट डेरिवेशन करूंगा, फिर उसके बाद में उसका सेकंड डेरिवेशन करूंगा। तो कंटिन्यू करते हैं। ये इक्वेशन आ गई मेरी 4। इसमें से कुछ कॉमन आए तो कॉमन हम ले सकते हैं। तो इसके बाद मेरी आएगी इक्वेशन 2 को t के सापेक्ष अवकलन करता हूँ मैं। इसको मिटा देता हूँ। तो समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन लेने पर, तो दोस्तों t के सापेक्ष अवकलन लेंगे y इक्वल टू क्या है, r साइन थीटा, यानी कि ये है मेरी इक्वेशन 2, y इक्वल टू r साइन थीटा। तो दोस्तों फर्स्ट बार इसका अवकलन कर रहे हैं t के सापेक्ष, यानी डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल टू, अब मैं r का ले लेता हूं। तो r का क्या आएगा, डी आर साइन थीटा को एज इट इज, और r का डी आर अपॉन में डी टी प्लस, अब मैं r को कांस्टेंट रख रहा हूं और मैं ले रहा हूं साइन थीटा का। तो साइन थीटा का क्या आएगा, कोस आर, ऐसे किसे साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का डी थीटा अपॉन में डी टी। तो इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी ये 4। अब दोस्तों इसका मैं क्या करूँगा, अगेन से अवकलन करूँगा, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स। तो टी का एक बार फिर से अवकलन लेते हैं। तो ये डी टू वाई अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ वही 2 पद हैं, तो मैं किसी को भी एक बार कांस्टेंट रख लेता हूँ, इसका अवकलन ले लेता हूँ। मान लो मैं साइन थीटा को कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो साइन थीटा और डी आर अपॉन में डी टी का लूँगा, तो इसका क्या आ जाएगा, डेल टू आर अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर प्लस, अब यदि डी आर अपॉन में डी टी को ऐसे रखकर साइन थीटा का लूँ, यानी डी आर अपॉन डी टी को मैंने ऐसे कैसे रखा, और अब मैं ले रहा हूँ साइन थीटा का, तो साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का डी थीटा अपॉन में डी टी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा ये पद कंप्लीट। इसके बाद प्लस, अब आर कोस थीटा डी थीटा अपॉन में डी टी, यहाँ मेरे पास 3 पद हैं। तो जैसे मैंने लास्ट स्टेप में किया था वैसे ही मैं इसका अवकलन ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आर का, यानी कि डी आर अपॉन में डी टी, और कोस थीटा और डी थीटा अपॉन में डी टी को एज इट इज लिख लेता हूँ, प्लस ऊपर लिख लेता हूँ मैं कि दोस्तों ये मेरे पास आया डी टू वाई अपॉन में डी टी का स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा डेल टू आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन में डी टी कोस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में डी टी प्लस डी आर अपॉन में डी टी कोस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में डी टी। अब दोस्तों मेरे पास क्या पद बच गया था, जो लास्ट इक्वेशन थी आर कोस थीटा, यहाँ मेरे पास बचा था आर कोस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में डी टी। तो मैंने इस आर का अवकलन ले लिया था, डी आर अपॉन में डी टी कोस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में डी टी को मैंने
एज इट इज़ लिख दिया था। अब इसके बाद मैं इस कोस थीटा का अवकलन लूँगा, इन दोनों को कांस्टेंट रखूँगा, यानी कि प्लस आर डी थीटा अपॉन में डी टी को मैंने क्या रखा, कांस्टेंट। तो कोस थीटा का क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा और थीटा का डी थीटा अपॉन में डी टी, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस आर साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा और डी थीटा अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इन दोनों को कांस्टेंट रखते हैं और डी थीटा अपॉन में डी टी का अवकलन लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, यानी कि प्लस आर कोस थीटा को हमने ऐसे कैसे रखा और डी थीटा अपॉन में डी टी का लेंगे तो आएगा डी टू थीटा और डी टी का स्क्वायर। दोस्तों ये इक्वेशन आ जाती है मेरे पास 6। अब दोस्तों इक्वेशन 5 और 6 जो गतिशील कण होगा उसके त्वरण को व्यक्त करेंगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कण का त्वरण है ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, या फिर ए वेक्टर इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन में डी टी का स्क्वायर आई कैप प्लस डी टू वाई अपॉन में डी टी का स्क्वायर और जे कैप। दोस्तों इक्वेशन 7। तो दोस्तों 5 और यानी कि जो मेरे पास डी टू एक्स स्क्वायर आया डी टू वाई स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेशन 7 में रख लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो उस इक्वेशन 7 में रखने पर हमारे पास ये मान आ जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू डेल टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा प्लस 2 डी थीटा अपॉन में डी टी इंटू डी आर अपॉन में डी टी, और इसके साथ आ जाएगा माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कोस थीटा, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा प्लस माइनस आर डी थीटा अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ लिख सकता हूँ मैं माइनस आर डी थीटा अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर और ब्रैकेट माइनस आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा प्लस आर डी थीटा अपॉन में डी टी और माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा। तो दोस्तों ये आ जाती है मेरी इक्वेशन 7। ये मेरी इक्वेशन 7 आ जाती है कि डेल टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। जो लास्ट इक्वेशन आई थी उसमें हम डी टू एक्स और डी टू वाई अपॉन में टी का स्क्वायर का मान रखते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है इक्वेशन। अब दोस्तों यदि मैं इसकी कंपेयर कर दूं निर्देशांक रूपांतरण समीकरण से कि आर कैप बराबर तो मैं कर दूं आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा से, यानी कि आर कैप बराबर तो मैं बोल रहा हूँ आई कैप कोस थीटा आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, ऐसे ही थीटा कैप इक्वल टू
माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा। यानी कि दोस्तों जो ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं उसके रूप में मैं इनकी कंपेयर कर दूं तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं, इनको इक्वेशन में दे लेता हूं, इक्वेशन 8। यानी कि आर कैप यहाँ आ जाएगा, थीटा कैप यहाँ आ जाएगा। तो इनको चेंज कर लेता हूं मैं। समीकरण 8 से क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू d2r अपॉन में dt का होल स्क्वायर, और इसके स्थान पे आ जाएगा r कैप प्लस 2d थीटा अपॉन में dt इंटू dr अपॉन में dt। इसकी जगह आ जाएगा थीटा कैप माइनस r डी थीटा अपॉन में dt का होल स्क्वायर, और आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा को आर कैप, यानी कि आर कैप प्लस आर डी थीटा अपॉन में डी टी, और ये आ जाएगा थीटा कैप, इक्वेशन 9। तो ये समीकरण आ जाती है ए वेक्टर इक्वल टू, जब मैं आर कैप और जे कैप के मान रख लूँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब दोस्तों यदि इस इक्वेशन की मैं कंपेयर कर दूं, यानी कि आर कैप वाले मान एक तरफ कर लूं और जो थीटा कैप वाले मान हैं उनको मैं एक तरफ कर लूं, तो दोस्तों ये त्वरण के लिए मेरे पास क्या समीकरण आएगी, यानी कि ए कैप इक्वल टू, यदि यहाँ से मैं कर लूँ डेल टू आर अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर और माइनस आर डी थीटा अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर और ब्रैकेट आर कैप, इनको लिख सकता हूँ मैं एक साथ। ऐसे ही इन दोनों को, थीटा कैप वालों को एक साथ लिख लेता हूँ, यानी कि प्लस 2 डी थीटा अपॉन में डी टी इंटू डी आर अपॉन में डी टी, ऐसे ही प्लस आर डी थीटा अपॉन में डी टी और ब्रैकेट थीटा कैप, यानी कि आर कैप और ये बड़ा ब्रैकेट, यानी कि ये तो आर कैप के जो मल्टीपल वालों को एक साथ ले लिया और ये मैंने थीटा कैप के मल्टीपल वालों को एक साथ ले लिया। अब यहाँ से यदि मैं इनकी कंपेयर कर दूं, ए कैप इक्वल टू ए आर ए कैप इक्वल टू ए आर कैप प्लस ए थीटा और ए थीटा का कैप, यानी कि ये मेरे पास जो केंद्रीय बलों के अधीन गति कर रहे कण का त्वरण, उसके लिए समीकरण आ गई ए आर इक्वल टू आर कैप प्लस ए थीटा इंटू थीटा कैप। तो दोस्तों यहाँ से ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन दोनों की मैं इक्वेशन की कंपेयर करूँ, ये इक्वेशन अगर मान लो कि ये मान लेता हूँ मैं 9 और ये इक्वेशन 10, तो समीकरण 9 व 10 से, तो दोस्तों यहाँ से आ जाता है ए आर इक्वल टू डी टू आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन में डी टी का स्क्वायर, ऐसे ही ए थीटा बराबर आ जाता है यहाँ से 2 डी थीटा अपॉन में डी टी डॉट
डी आर अपॉन में डी टी प्लस आर डी थीटा अपॉन में डी टी। अब दोस्तों ये मेरे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं। अब चूंकि दोस्तों ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन में चाहे तो दे सकता हूँ। इक्वेशन इसको 11 दे दूँ और इसको इक्वेशन 12 दे दूँ। अब यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ कि बल F इक्वल टू क्या होता है ma, यानी कि F इक्वल टू होता है ma, कि यदि बल F इक्वल टू हो ma, यानी कि m और a r कैप प्लस a थीटा थीटा कैप। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो केंद्रीय बलों के अधीन जो गतिशील कण के लिए त्वरण के दोनों घटक आ चुके हैं, ए आर और ए थीटा का। अब जो बल होता है, बल में द्विगंशी घटक तो होता नहीं है, यानी कि बल में द्विगंशी घटक नहीं होता है, यानी कितना होता है, ये शून्य होता है। यानी कि एफ आर इक्वल टू एम ए आर। ये तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, इसको तो लिख सकता हूँ एम डी टू आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट में क्या कर सकता हूँ कि जो द्विगंशी घटक क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि एफ थीटा एफ जो थीटा होगा, एफ थीटा इक्वल टू एम ए थीटा, इसका मान क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि इक्वल टू शून्य। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ए थीटा का मेरे पास घटक क्या आया था, एम, ये मेरे पास आया था आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी का स्क्वायर माइनस 2 टी थीटा अपॉन में डी टी इंटू डी आर अपॉन में डी टी। तो दोस्तों ये आ गया केंद्रीय बलों के अधीन गति का समीकरण, और इसमें मैंने जो दोनों घटक हैं बल के वो दोनों निकाल लिए हैं। तो दोस्तों ये तो था केंद्रीय बलों के अधीन गति